अस्सलाम वालेकुम। एज़ द सीफैप एग्ज़ाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो कि स्टूडेंट सीफैप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए एक प्रोफ़ेशनल सी वीडियो बना दें, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो दे सकें। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की ये कमेंट आ रहे होते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है, प्रैक्टिस भी अच्छी की, लेक्चर्स भी कंप्लीट थे, लेकिन एग्ज़ाम में वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सके, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताने जाऊँगा कि हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि जो वो 3 घंटे की, साढ़े 3 घंटे की, सवा 3 घंटे की जो परफ़ॉर्मेंस है, वही करियर डिसाइडिंग या पेपर के जो पासिंग है वो डिसाइड कर रही होती है आपकी। एक तो 6 महीने की मेहनत है, आपने उसको कैसे अपने लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस की है और उसके बाद ये साढ़े 3 घंटे की, सवा 3 घंटे की परफ़ॉर्मेंस है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि आपने जब एग्ज़ाम हॉल में बैठना है तो एक तो कॉन्फिडेंटली से जाना है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस मैं यही अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर्स सारे कंप्लीट किए हैं, ठीक है? क्योंकि बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना पड़ता है, तो ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ें सारी लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, प्रैक्टिस की है, ये मैं मतलब एक अज़्यूम करके सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएवर जो भी आप दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है, आयत कोई भी पढ़ लें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी जो है ईमान का हिस्सा है ये चीज़ें। उसके बाद आपने जब आपके हाथ में पेपर आता है, ठीक है, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशंस हैं मोस्टली, ठीक है? तो अभी हार्ड पेपर जो प्रोवाइड कर देते हैं आपने, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं कौन से नंबरिंग से स्टार्ट करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ, 2 से करूँ, ठीक है? तो इसमें भी 2 अप्रोचेज़ होती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स सारे जो क्वेश्चन्स हैं वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या-क्या लिखा हुआ है, फिर उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें बस ये इश्यू है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन्स नहीं आते तो हो सकता है पैनिक कर जाएँ या स्ट्रेस ले लें। तो लिहाज़ा ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि फर्स्ट वन से ही स्टार्ट कर लें, ठीक है? ये डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स विल है कि वो किस तरह से इसको लेके चलते हैं। अब जो बताने की चीज़ है वो इसमें ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, ठीक है? और उसको समझें। अब क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन पढ़ लिए दोबारा फिर रिक्वायरमेंट पढ़ें। देखें कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे टीचर बताते हुए कहते हैं कि अगर आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया, तो आपने आधा जो है ना, उसके आधे नंबर जो है ना वो अचीव कर लिए। अब आपने जस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है? आपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझें, रिक्वायरमेंट को समझें और अब इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? अब सोल्व करने में ये आपने जो रिक्वायरमेंट पढ़ी है, तो उसमें होता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें, कैलकुलेट, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, ठीक है? मेंशन। आपने इस तरह के कीवर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है और अपने आंसर में फिर उसी हिसाब से आपने आंसर करना है जो पूछा गया है, ठीक है? मतलब आपसे पूछा है कि आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, लेकिन आप थ्योरी लिख के आ जाते हैं। आपको क्या है कि आप आइडेंटिफाई करें, आप बड़ी-बड़ी लाइनें लिख रहे हैं, पैरेज लिख रहे हैं, नहीं। आइडेंटिफाई का मतलब आइडेंटिफाई है कि आप सिर्फ नंबरिंग करके आइडेंटिफाई कर दें कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? एक्सप्लेन का मतलब प्रॉपर आप उसके प्रोस एंड कॉन्स इवैल्यूएट करें, उसको एक्सप्लेन करें कि ऐसी सिचुएशन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से आप उसको वो करें। तो कीवर्ड्स का ध्यान रखें, उसके बाद आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है बड़े ध्यान से पढ़नी और उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद देखें, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल। अब मैं जो आपको अप्रोचेस बता रहा हूँ, ये ओवरऑल जो सीफैप और एमएससीज के पेपर है ना, उन्हीं पर एप्लीकेबल है, ठीक है? बेशक वो थ्योरेटिकल्स पेपर मतलब सीफैप 1 है, सीफैप 2 है, सीफैप 3 है, जिस तरीके से भी जो भी पेपर है, अप्रोच ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है, ठीक है? मतलब सॉल्विंग अप्रोच सेम होनी चाहिए। अब अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है तो आप नंबर देखें कितने हैं, 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, उसी हिसाब से उसका आंसर करें। आपको ज़्यादा कंटेंट आता है, ठीक है? आपको लगता है कि इसमें ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है, इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ। आप एक दफ़ा उसको जो मोस्ट रेलेवेंट आंसर्स हैं ना वो करें, उसके बाद ये चीज़ें देख लें कि जो अगर कोई दूसरी क्लू या कोई लिंक हो रहा है टॉपिक, आप उसको मेंशन कर दें। लेकिन कोशिश करें कि गिवन टाइम में एक क्वेश्चंस को उतना ही टाइम दें जिससे जितने उसके एलोकेटेड मार्क्स के हिसाब से टाइम है, ठीक है? अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा लिफ्ट करा दी और दूसरे को नहीं करवा रहे, तो आप दूसरे के मार्क्स भी जो है वो शायद कहीं न कहीं टाइम के हवाले से वो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो बस एक गिवन टाइम पीरियड में जितना क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकता है आप वो करें, क्योंकि देखें जितना आपको आता था ना वो आपने लिख दिया है। इसके ज़्यादा ना तो आपको आता है, ठीक है? और ना आप उसको वो कर सकते हैं। आप बैठे रहें,
एग्ज़ाम हाल है, आपको नहीं आएगा, आप नहीं लिख सकेंगे, ठीक है? तो आपने एलोकेटेड टाइम ही लगाना है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। जब आपने इसको सोल्व कर लिया है, क्वेश्चंस को देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसको कंप्लीट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है? अगर वो आपको नहीं आता या कोई रिक्वायरमेंट में आपको इश्यू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, आप अगले क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है? थ्योरी में भी इसी तरीके से और न्यूमेरिकल में भी कि एलोकेटेड टाइम पीरियड में जितने आपसे हो सकता है आप उतना ही इसको कंप्लीट करें, वो करें। उसके बाद देखें कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड और कुछ होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने बस लिख दिया, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं सी फैप 2 के वो रिक्वायरमेंट में लिख रहे हैं कि अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक्सप्लेन दिस एंड दिस, ठीक है? अब उसने लॉ का कोई रेफरेंस नहीं दिया कि सिक्योरिटीज एक्ट में जाके आपने इसको एक्सप्लेन करना है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस में करना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगानी है, या आपने पीएसएक्स के रेगुलेशंस को देखना है। उसने इस तरह की चीजें मेंशन नहीं की। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड। अब इसमें एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने वो तमाम चीज़ें मेंशन करनी है जो कि इस पे एप्लीकेबल होती हैं, जो लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, तो आप इसको करें, ठीक है? और कुछ होते हैं क्लोज एंडेड कि रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर कहते हैं कि अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट, तो फिर आपने सिक्योरिटीज एक्ट ही रहना है। अंडर द कंपनीज एक्ट, आपने कंपनीज एक्ट ही रहना है। या वो नीचे अक्सर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, और नीचे ब्रैकेट में लिख दिया कि इग्नोर द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, तो आपने वो इग्नोर कर देनी है। जितनी मर्जी आपको लगता हो कि ये प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल है, जो आपने उसको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने खुद इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है, तो आप भी अपने आंसर से इसको करें। तो इस तरीके से आपने इस अप्रोच को लेके चलना है, ठीक है? जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिनमें आपको लग रहा हो कि ये भी एप्लीकेबल है, ये भी, आप उसको बस मोस्ट रेलिवेंट जो टॉपिक है ना वो लिखें, ठीक है? एलोकेटेड टाइम के हिसाब से, उसके बाद बस कर दें, ठीक है? हाँ, ये उसमें अप्रोच हो सकती है अगर आपके पास 1-2 मिनट हैं और आपको लगता है कि मैं इस पे ये लॉ भी एप्लीकेबल थे, ये भी सेक्शन एप्लीकेबल था, आप एक आध लाइन में ना वो सेक्शंस वगैरह लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि जो बंदा है ना, मतलब जो कैंडिडेट है उसको चीज़ों का आइडिया है, मतलब उस टाइम एलोकेशन की वजह से या रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं लिख सका, लेकिन उसे आइडिया है, तो एक अच्छा इंप्रेशन देती है इस तरह की चीज़। बाकी सॉफ्टवेयर पे जो पेपर्स हैं और फिजिकल में तो माशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। सॉफ्टवेयर पे जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जो प्रैक्टिस है ना वो मस्ट है। कोशिश करें 3-4 मॉक एग्ज़ाम आप पर पेपर जिसमें भी अपियर होने जा रहे हैं वो लाज़मी करें। अंडर एग्ज़ाम कंडीशंस आप उसको सोल्व करें ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जाके हम जो है वो पैनिक हो जाते हैं या हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। बाकी ये मेन गाइडलाइंस थी, होपफुली आपको समझ आई होंगी, तो इन पे फोकस कीजिएगा और कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।